हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज होते क्या हैं? बेसिकली अगर रिसोर्सेज देखें, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें हमारे नीड्स को फुलफ़िल करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे अगर आपके पेंसिल हो गया या शीट, ये भी आपका रिसोर्स है। हाँ, वैसे ही अगर हम देखें कि हमें जैसे टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ जो हमें हेल्प करे हमारे लाइफ स्टाइल में, वो सब रिसोर्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। हाँ, अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। everything available in our environment everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। यानी वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में है, कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में है जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे। हाँ, और इसी को हम कहते हैं रिसोर्सेज। एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स इज रिकॉग्नाइज एज अ रिसोर्सेज। यानी ये डेफिनेशन में वही कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हमारी नीड्स को या हमारे डिज़ायर को फुलफिल करते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स अगर हम देखें, रिसोर्स बेसिक ओरिजिन के बेस पर, यानी उसका जन्म, यानी वो कैसा है, बायोटिक है या अबायोटिक। हाँ, किस नेचर का है, ओरिजिन कैसा है उसका, बायोटिक है या अबायोटिक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट टाइप ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी यानी वो जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, जैसे रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। इन सबको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ। अब तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक किसका है उस पर, यानी ओनरशिप रिसोर्स की। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय रिसोर्सेज संसाधन, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ओके, अब फोर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। या तो उसमें पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे हम, पोटेंशियल रिसोर्स में है, या तो वो डेवलप रिसोर्स में है, या वो स्टॉक रिसोर्स में, या तो वो रिजर्व रिसोर्स है। ओके, रिजर्व रिसोर्स है। अब हम इसका अब जो हम चार टाइप के हमने वो पढ़े हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम उसे थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ऑन टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं। हाँ, जैसे फ्लोरा फौना। बायोटिक रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर हैज़ लाइफ ऑन एंड बायोटिक रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनकी खुद की एक लाइफ होती है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। हाँ, जैसे फ्लोरा फौना या ह्यूमन बींग्स। ओके, फ्लोरा फौना किसे कहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्लोरा फौना। ओके, उनकी स्पीसीज़ को। और ह्यूमन बींग, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है, इसीलिए हम उन्हें बायोटिक रिसोर्सेज में रखते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसका अपोजिट। अब ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो रिसोर्सेज, हम उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर्स, या मेटल या सॉइल या वाटर, ये हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी। यहाँ दो टाइप के हमने पढ़ा था इससे पहले, दो टाइप के
रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर बार नए होके आते हैं, हर बार नए प्रोड्यूस होते हैं, हर बार नए बन के आते हैं। जैसे हम सनलाइट को देख लें तो सनलाइट को अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं या वो बेकार जा रही है तभी भी वो हर बार नई बन के आएगी। हाँ, विंड हर बार नई होती है, हर बार रिन्यू होके आती है या रिप्रोड्यूस होते आती है। जैसे 10 रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, यानी वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे सोलर या विंड एनर्जी, सोलर या विंड एनर्जी, अगर सोलर हम सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं तभी भी वो हर बार नई बन के आएगी। अगर हम उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं सोलर एनर्जी को तभी भी वो हर बार नई बन के आएगी। ओके, सेकंड पॉइंट इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम बार बार नए होके नहीं आते, उन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है बनने में। हाँ, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं पर इन्हें रिप्लेस नहीं किया जाता। ये हम यानी ये रिसोर्सेज को दोबारा हम यूज़ करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसे बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसे बनने में इसको। जैसे आप लिख सकते हो कोल, पेट्रोल और भी कई सारी चीज़ें जो आप देखते हो फॉसिल फ्यूल में, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हाँ जी, देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्स हमें नेचुरल से मिलते हैं बट वो उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। इसे बनने में, यानी ये हर बार नया नहीं आता, इसे बनने में लाखों या करोड़ों साल लगते हैं, लाखों या करोड़ों साल लगते हैं बनने में। जैसे सोलर एनर्जी थी, हर बार नया आ रही थी, पर इसे बनने में, इसे नया बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फॉसिल फ्यूल जितने भी हमारे होते हैं ज़मीन के नीचे दबे पड़े रहते हैं लाखों साल पहले। ओके, अब हम इसी में उसको देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक रिसाइकेबल यानी जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और एक वो जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ओके, रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल वो होते हैं जिन्हें हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे प्लास्टिक अगर हम उसे हमने यूज़ कर लिया है अच्छे से तो हम उसका मेल्ट करके कोई और चीज़ बना सकते हैं। वुड का हम कोई और चीज़ बना सकते हैं, स्टील को मेल्ट करके कोई और शेप दे सकते हैं, यानी हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको कोई और शेप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिसाइकिल करके अगेन एंड अगेन यूज़ करा जा सकता है, बार बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम रिसाइकेबल बोलते हैं। नॉन रिसाइकेबल उसे कहते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ ही नहीं कर सकते, एक बार हम यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल या नेचुरल गैसेस, या आप यूज़ करते हो पेट्रोल, गाड़ी में आपने एक बार पेट्रोल डलाया, क्या उसी पेट्रोल को आप दोबारा यूज़ करते हो? नहीं, है ना, क्योंकि एक बार आपने पेट्रोल डलाया तो वो तो ख़त्म हो गया, बर्न हो गया। हाँ, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी वो जो रिसोर्स है उस पे मालिकाना हक, यानी उस पे हक किसका है, वो किसकी ऑनरशिप में है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो मैंने आपको बताया था कि चार टाइप के ओनरशिप होते हैं, चार टाइप के ओनरशिप होते हैं, जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, और नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे किसी पर्सन की खुद की होती है, खुद की, जैसे कि आपकी एक खुद की कार हो सकती है, या खुद का हाउस, या खुद की कॉपी, ये आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है जो आपकी खुद की प्राइवेट है। ओके, रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेट बाय इंडिविजुअल और नॉन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल नॉन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जांपल हाउस हो गया, जैसे खुद का आपका घर, खुद की कार, खुद का फार्म, खुद की पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, आपका खुद का, ये आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। आपका बैग, ये सारे आपके खुद के हैं। पर कम्युनिटी का मतलब जो आपके समाज की है, जो आपके आसपास के लोगों की है और आपकी भी है, सब मिल के उस पर एक तरीके से ऑनरशिप दिखाते हैं, वो किसी एक का नहीं है। जैसे हम बात करें
रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी समाज के हर पर्सन उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके मालिक होते हैं एक तरीके से। जैसे आपके कॉलोनी में पार्क होता है तो वो सिर्फ आपका नहीं है, वो सबका है। भवन हो गया, या बारात घर समझ सकते हो, या आसपास के जो थोड़े झूले वाले पार्क होते हैं, या समझ लो क्या बोलेंगे हम उसे कि पूल हो गया, ये सब आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। या कम्युनिटी पार्क्स जैसे होते हैं, या क्लब हाउस होते हैं आपके सोसाइटीज़ के, क्लब हाउस, ये सब आपके कम्युनिटी के हैं। HOUSE, ये आपके क्या हैं, ये आपके कम्युनिटी के हैं। ओके, ये आपके कम्युनिटी के हैं, ये इस पर कोई और यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का होता है। आगे देखते हैं हम नेशनल रिसोर्सेज। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे इंडिया के हैं, हमारे पूरे इंडिया के हैं जो रिसोर्सेज। जैसे हम बात करते हैं ऑल रिसोर्सेज विद इन जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी हमारे इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जो हमारे इंडिया की जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इंडिया के रिसोर्सेज हैं, वो हमारे इंडिविजुअल नहीं है, ये हमारे सिर्फ कम्युनिटी के नहीं, वो पूरे नेशन के हैं। जैसे अगर बात करें कि रेलवे, हाईवे, कोल, पेट्रोल, ये हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। पूरे कंट्री के लोग इस पे अपना वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई एक कम्युनिटी या इंडिविजुअल का नहीं है। हाँ, और ओशन जैसे ही इंडिया है, इंडिया के ओशन से लेकर यहाँ कितना 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना ही होता है, और उसके आगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। ओके, ओशन भी अपना नहीं होता, ओशन में 12 नॉटिकल माइल तक एक डिस्टेंस है, उसके आगे इंटरनेशनल हो जाता है, वहाँ तक अपना होता है, यानी नेशनल रिसोर्सेज होता है, नेशनल। ओके, अब इंटरनेशनल देखते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक कंट्री की नहीं है, वो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ की है, वो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ की हैं। ओके, जैसे अगर बात करें वाटर या ओशन, जैसे 12 नॉटिकल माइल के बाद जो ओशन है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, वहाँ सब कोई बिना परमिशन के कोई भी आ सकता है, पर 12 नॉटिकल के माइल के अंदर किसी शिप को आना होगा तो वो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी उस गवर्नमेंट से या उस कंट्री से। ओके, और उसके बाहर से अगर कोई जा रहा है तो उसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट, यानी कि वो उसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, जो रिसोर्स है उसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, या तो पोटेंशियल है या तो डेवलप है, या तो वो पोटेंशियल है या तो वो डेवलप है, या तो वो स्टॉक है या तो रिजर्व है। ओके, 4 टाइप के स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट डू नॉट हैव यूटिलाइज नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जो हमारे रीजन में पाए जाते हैं पर हम उनका यूज़ नहीं करते, हमारे पास टेक्नोलॉजी है पर हम उनका यूज़ नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें हमारे राजस्थान एरिया में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, जो सन की रेज़ हैं घर में बहुत पड़ती है और सनलाइट वहाँ बहुत अच्छे से आती है, तो हम उसका यूज़ सोलर एनर्जी बनाने के लिए कर सकते हैं, पर हम उसका उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, यानी हमारे पास पोटेंशियल है पर हम कर नहीं रहे। हम विंड एनर्जी का बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पर हम करना नहीं चाह रहे हैं या बहुत थोड़ा कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज जो हम पे पोटेंशियल तो है पर हम उसका अच्छे से यूज़ या यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, उन रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, अब डेवलप रिसोर्सेज देखते हैं। डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization known as developed resources, वो resources जो सर्वे हो चुके हैं, यानी जिनको हम सर्वे करके पता लगा चुके हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, हाँ, वो यूटिलाइज़ के लिए तैयार हैं, वो यूटिलाइज़ के लिए तैयार हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे,
हैं वो यूटिलाइज के लिए जो तैयार है, जैसे उन्हीं को हम कहेंगे डेवलप रिसोर्स, यानी वो डेवलप हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी हमने देख ली है, उनकी क्वांटिटी हमने देख लिया, वो उन टाइप के रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप रिसोर्सेज। ओके, जैसे कोल या पेट्रोल, ये हमारे कौन से हो गए, डेवलप रिसोर्सेज हो गए। ओके, डेवलप रिसोर्सेज में आते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज, हाँ जी, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जैसे मिनरल materials in the environment which have potential to satisfy human needs but human being do not have appropriate technology to access these is known as stock। यानी कि हमारे पास ये जो रिसोर्सेज है, इस टाइप के रिसोर्सेज हैं कि हम इसे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका यूज़ कर सकें। इन्वायरमेंट में ऐसी पोटेंशियल है कि वो हमारे ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर देगा, यानी कि हमारे नीड्स को फुलफ़िल कर देगा, पर वो हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका यूज़ कर सकें। ओके, हम उसे रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखें हाइड्रोजन फ्यूल, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल का को यूज़ कर यानी कि बना सकें या यूज़ कर सकें। टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिसोर्सेज हम यूज़ नहीं कर पाते उसे हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। रिज़र्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं। जैसे रिजर्व रिसोर्सेज सब्स्टिट्यूट ऑफ द subset of the stock which can be put into use the help of existing technical no or how but their use not been started। यानी कि ये वो रिसोर्सेज है जिनको हमने रिजर्व में रखा है, हमें इनका टेक्नोलॉजी तो पता है कैसे यूज़ करना है, हाँ, पर हमने इसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी हम इसका फ्यूचर में यूज़ करेंगे, हमने इसे रिजर्व करके रखा हुआ है, हमने इसे बचा के रखा हुआ है। ओके, अब ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एज अ ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग द रिसोर्सेज अनइवनली, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उस रिसोर्सेज को अनइवनली यूज़ कर रहा है। रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, जो रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी हमारे जीवन के लिए, हमें जीने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी या स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग रिसोर्स का जो इनडिस्क्रिमिनेटली अगर जो रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बेकार तरीके से जो रिसोर्स का यूज़ हो रहा है, हाँ, उससे कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं आज, मेजर प्रॉब्लम्स आज खड़ी हो गई हैं, जैसे कि डिप्लेशन होने लग गए हैं रिसोर्सेज का, और ये जो रिसोर्स है वो कुछ ही इंडिविजुअल के लिए रह गए हैं, कुछ ही लोगों के हाथ में पूरे रिसोर्स की चाबी दे दी गई है, कुछ ही लोगों, और जिनके पास कुछ नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है, जो और जिनके पास है उनके पास बहुत से रिसोर्स हो, उसे एक तरीके से उसको एक्सप्लोइट कर रहे हैं। अब देखते हैं रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। जैसे मैंने बताया जो रिसोर्स है वो कुछ के हाथों में है, जिसकी वजह से क्या, जिसके हाथ में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उन्हें हमने कह दिया रिच, और जिनके हाथ में रिसोर्स नहीं है वो हो गए पुअर। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो भागों में बढ़ गई है, रिच और पुअर, इन दोनों के बीच में गहरी खाई हो गई है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में हमें फेस करने को मिल रही हैं। फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी अगर हमें इससे रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करना है, हमें इसके इन्वायरमेंट को अच्छे से मैनेज करना है, और हमें इकोनॉमिक भी डेवलप होना है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो डेवलपमेंट जिसमें हम इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए, बिना अपना डेवलपमेंट करें, अपना इंडस्ट्रीज चलाएं, जो भी चीज़ें हैं बिना किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करें। अब देखते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस। ओके, sustainable development is development that meet the needs of our present
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, और उसे जो हमारे नेचर है बिना एक्सप्लॉइट करे, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा बचा देते हैं कि उनका नीड्स के लिए, नीड्स फुलफिल होने के लिए। हाँ, अब अर्थ समिट सबसे पहली बार जब डिस्कशन हुआ तो वो अर्थ समिट ही था, जिसको हम रियो डी जेनरो के नाम से जानते हैं, जो 1992 में हुआ था। रियो डी जेनरो, हम इसे रियो समिट भी कहते हैं। और वैसे तो रियो डी जेनरो जो है हमारी ब्राज़ील की कैपिटल है। ओके, ये 1992 में हुआ था ये, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टेट्स यानी कहें कंट्री के लोग आए हुए थे। ओके, ब्राज़ील में। ओके, ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो 1992 को हुआ रियो डी जेनेरो में। यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग, स्टेट्स के लोग आए थे, यानी कंट्री के हेड आए थे। ये समिट, दिस समिट ऑर्गेनाइज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। यानी ये समिट इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें ग्लोबल लेवल पे। ओके, हाँ, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। अब जो रियो में जो रियो कन्वेंशन होता है उसमें ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल लाए गए और कुछ अडॉप्ट किए गए, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया ताकि हम उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएँ 21 सेंचुरी में। ओके, अब एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा तो समझ लिया हमारा एक तरीके से गोल या ये लक्ष्य, और 21 का मतलब है 21 सेंचुरी, यानी कि ये जो हो रहा था ये 20 सेंचुरी में था। अब 21 सेंचुरी के लिए इन्होंने एक अपना गोल इस्टेब्लिश किया था कि हमें इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है और इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 डिक्लेयर साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन साइन था जो वर्ल्ड के लीडर ने साइन किया था 1992 में। ये कराया किसने था? अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी ने करवाया था, जो यूएन की एक ब्रांच है। इसका एम क्या था कि हमें ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। ओके, अब बात करते हैं इट इज़ अ एजेंडा टू फाइट इन्वायरमेंट डैमेज, यानी कि ये एक टाइप का एजेंडा था जो इन्वायरमेंट की जो डैमेज हो रहा है उससे फाइट करने, उससे लड़ने का, उसे सुधारने का, पोवर्टी को कम करना, डिसीज़ को कम करना, ग्लोबल लेवल पे हमारे कॉमन जो इंटरेस्ट हैं, म्यूचुअल नीड्स को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना, एक दूसरे के साथ परेशानियाँ शेयर करना। ओके, ये हमारा एजेंडा था 21 का। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे एजेंडा 21 के? कि हमें एवरी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ड्रॉन इन ऑन लोकल एजेंडा 21, यानी उनको भी अपने हिसाब से, गवर्नमेंट को भी अपने हिसाब से जो जैसे पोवर्टी को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर अपने ही कुछ पॉलिसीज़ बना सकते थे, अपने हिसाब से वो इन्वायरमेंट को बचा सकते थे। ओके, अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, ओके, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि हम रिसोर्स की प्लानिंग करके किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज़ करें। हाँ, सबसे पहले हम बात करें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि अगर हम रिसोर्स को कहीं से अगर मिल रहा है रिसोर्स हमें, या हम उसे खोज रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा? सर्वे करेंगे कि रिसोर्स कहाँ मिला, हमें सर्वे करना पड़ेगा कि रिसोर्स कहाँ कहाँ है। मैपिंग करेंगे उसकी कि किस एरिया में मिल रहा है, कितने एरिया मिल रहा है। उसकी क्वालिटी देखेंगे कि जो हमें रिसोर्स मिल रहा है वो किस क्वालिटी का है, अच्छा है या मीडियम है या गंदा है, जैसा भी है, पर रिसोर्स किस क्वालिटी का है। क्वांटिटी कितनी है उसकी, यानी मात्रा कितनी है, ये सब हम मेजरमेंट करते हैं रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले। फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे, फिर क्या इसके बाद क्या करते हैं? जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, इसके बाद हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं
जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्किल और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे जाते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। नहीं समझे? जैसे अब हमने ये मैपिंग वैपिंग तो सारी कर ली, अब उसके बाद हम वहाँ टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे ताकि हम उसको एक तरीके से रिसोर्स को निकाल सकें, और वहाँ पे स्किल लेबर को स्किल किया जाएगा। हाँ, उन्हें स्किलफुल बनाया जाएगा ताकि वो उसे काम कर सकें, कोई भी काम। इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे जाएंगे जहाँ से हर चीज़ की मॉनिटरिंग होगी। ओके, फिर अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे जो रिसोर्स है वो डेवलप उसे निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो रिसोर्स है वो हमारे नेशन के डेवलपमेंट में काम आने लगता है। ओके, जब हम उसका स्किल और इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, रिसोर्स को हम एक तरीके से प्राप्त कर लेते हैं या पा लेते हैं, तो वो जो रिसोर्स है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में काम आता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या कैसे किया जा सकता है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन अलग अलग लेवल्स पे उसको कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी वॉज वेरी apt in voicing in concern about the resource conservation in the world. There is enough of everybody needs and not for anybody greeds। यानी कि गांधी जी का मानना, गांधी जी एक तो सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत आवाज़ उठाया करते थे। उन्होंने कहा है कि उनके वर्ड्स से देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी, यानी यहाँ सब के लिए हर चीज़ है, पर किसी का ये खुद का नहीं है। इन्वायरमेंट में कोई ये किसी का खुद का पर्सनल नहीं है। ओके, ये सब की नीड्स को फुलफिल करेगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। अब यहाँ, हाँ, ये वाला लैंड अंडर रिलीफ फीचर। अब हम यहाँ लैंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लैंड क्या कहते हैं। लैंड अंडर रिलीफ फीचर, यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया में कितने टाइप्स के जो हमारे ज़मीनें हैं कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहे हैं। सबसे पहले प्लेन एरिया 43% है, सॉरी 43% हमारा प्लेन एरिया है, हाँ, जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फिर माउंटेन एरिया हमारा 30% है, माउंटेन एरिया 30% है, जहाँ पे पेरिनियल रिवर फ्लो करती हैं, टूरिज़्म होता है इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से देखें तो। और 27% प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन का मतलब कि जहाँ छोटे छोटे पहाड़ ना कह के उसे प्लेटू रीजन कह सकते हैं, जैसे डेक्कन एरिया हो गया, तो वहाँ, या झारखंड या मध्य प्रदेश का कुछ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा रिजर्व में है, मिनरल्स, और वहाँ फॉरेस्ट भी बहुत है। देख लिया आपने कि 100% में से 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है और 27% प्लेटू है। लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट एक तरीके से लैंड में यूज़ होती है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड, नेट शोन एरिया। ओके, जैसे हमने लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा, अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पढ़ते हैं कि जो लैंड है उसका यूज़ कैसे हो, लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है इंडिया में। सबसे पहले यहाँ पे टोटल एरिया कितना है इंडिया में, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है। अब यहाँ देखते हैं 93% अवेलेबल है। सिर्फ हम इसका डाटा अगर देखें, लैंड जो है हम उसका 93% ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है असम को छोड़कर वो फुली डन नहीं है, हम उसे एक तरीके से पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि वहाँ कई सारे आप देखोगे माउंटेन रीजन है, इसके लिए हम उसको फुली यूज़ नहीं कर पाते। और कुछ एरिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का, जो कश्मीर एरिया है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो बाद में हम ले लेंगे अभी। और चाइना ने भी कुछ जो चाइना में है उसे अभी हमने सर्वे नहीं किया है। अब यहाँ पे कुछ परमानेंट पास्चर है जो आल्सो डिक्रीज, यानी जहाँ पे चारागाह है, यानी जहाँ वो एरिया, वो ज़मीन जहाँ पे चरवाहे आते हैं, चारागाह है जहाँ पे ग्रेजिंग करी जाती है, वो भी डिक्रीज़ हो रही है अब। हाँ, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का यूज़ होता है वहाँ भी। हाँ, अब फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन ऑफ
फैलो लैंड वो लैंड होती हैं जहाँ पे एक साल से कोई एग्रीकल्चर नहीं किया गया है, जहाँ एक साल से कोई एग्रीकल्चर नहीं किया गया है। ये था लैंड यूज पैटर्न। आगे भी है, देखो अब। हाँ जी। नेट शोन एरिया, टोटल एरिया सोन इन एग्रीकल्चर ईयर। नेट शोन एरिया वो एरिया जहाँ पे हम पूरे साल में एग्रीकल्चर करते हैं पूरा। हाँ, नेट मोर नेट शोन एरिया, ज़्यादातर नेट शोन एरिया कहाँ है एग्रीकल्चर का? पंजाब और हरियाणा में। और सबसे कम नेट शोन एरिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार में। यहाँ पे सबसे कम शोन एरिया यानी एग्रीकल्चर यहाँ सबसे कम होता है। हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई थी है, उसके तहत जमीन का ये हुआ था पूरा। वास्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, लैंड पुट अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवे एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे रॉक है, एरिड है, डेजर्ट है और वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड्स बने हैं, रेलवे है, इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल है, वहाँ भी शोन नहीं होता यानी एग्रीकल्चर नहीं किया जाता। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है हमारे कंट्री में। सबसे पहले एट अ प्रेजेंट देयर वर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन लैंड इन इंडिया। यानी 130 मिलियन जो हेक्टेयर ज़मीन है वो हमारी इंडिया की वो डिग्रेड हो चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें सम ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, क्वायरिंग हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारी ज़मीन की गुणवत्ता में कमी आ रही है। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब जैसे स्टेट्स जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हाँ, जंगलों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि वहाँ माइनिंग हो रही है, उस जो माइनिंग हो रही है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ क्या टाइम टू टाइम लैंडस्लाइड आती रहती है। ओके, ये सारी चीज़ें। अब अगर जैसे स्टेट्स देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है, यानी ज़्यादा चरवाहे आ रहे हैं और उन्हें जंगलों को पूरा चरा लिया जा रहा है। हाँ, जंगलों को पूरा चरा लिया जा रहा है। कहाँ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ओके, ये मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन में या लैंड की क्वालिटी में कमी के। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से ज़मीन खराब हो रही है। कि इसकी वजह से ओवर इरिगेशन की वजह से, हाँ, ओवर इरिगेशन की वजह से जो ज़मीन है वो बहुत ही ख़राब हो जा रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यानी हम उसे कंजर्व यानी लैंड को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन करके, यानी जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, जंगलों को सफाया किया है, अब हमें जंगल को लगाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा ग्रेजिंग लैंड के लिए। यानी कहीं भी अब कोई चरवाहे अपने पशुओं को चरा नहीं सकते, ऐसा हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग ऑफ शेल्टर्स बेल्ट, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, यानी ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज द लैंड डंस, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी एक मेन रीज़न है लैंड का डिग्रेशन, यानी ज़मीन को ख़राब होने में इसका मेन रीज़न होता है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज से डिस्पोजल निकलता है या केमिकल्स निकलते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, हाँ, इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट प्लांट्स ग्रो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसी में रहते हैं। हाँ, सॉइल एज अ रिसोर्स है, सॉइल पे ही हर चीज़ होती है,
चाहे वो प्लांट से लेकर एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप के यहीं रहते हैं, कई स्पीसीज, प्लांट्स की स्पीसीज भी यहीं होती हैं। तो सॉइल के फॉर्मेशन यानी सॉइल फॉर्म होने में, सॉइल बनने में कई सारी चीज़ें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। उनके पीछे कई रीज़न है, सॉइल बनने के पीछे कई रीज़न है, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है उस एरिया का, वहाँ एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, वाटर कितनी रनिंग से आ रहा है, विंड कैसी है, ग्लेशियर कैसा है, ये सब सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कि सॉइल कैसी होगी वहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी हैं जो डिपेंड करता है उनके फैक्टर्स पे, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स पे, या सॉइल के कलर्स पे, या थिकनेस यानी सॉइल की थिकनेस कितनी होगी, टेक्सचर कैसा होगा सॉइल का, एज कितनी होगी, केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि सॉइल कैसी होगी उस एरिया की। ओके, सॉइल की अगर बात करें, कई मेनली 6 टाइप्स की सॉइल होती हैं: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। जो रेड और येलो सॉइल है वो एक ही टाइप की सॉइल है। हाँ, एक और बार रिपीट कर लेते हैं: एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ओके, अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस टाइप की सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है, जो 45% एलुवियल सॉइल इंडिया में पाई जाती है। टोटल सॉइल के परसेंटेज को देखें तो 45% एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है? पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के आसपास पाया जाता है, या जैसे कि इंडस रिवर के आसपास, गंगा रिवर के पास, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसे कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल में से एक है। इसमें कई अमाउंट में सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्लेई होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ डिवाइड इनटू, हमने इसको एज के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया है, जिसे खादर और बांदर हैं, भागर, खादर और भांगर, खादर और भांगर, हमने इसे एज के हिसाब से बांट दिया है। ओके, अब आइडिया फॉर ग्रोथ, यहाँ पे कई सारी वैसे तो सारी चीज़ें होती हैं एलुवियल सॉइल में मोस्टली, पर मेन क्रॉप्स कौन सी है? शुगर केन, पैडी, वीट हैं, क्रेल, पल्सिस। हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ होती हैं। अब ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ये किसकी वजह से बना? ब्लैक सॉइल कैसे बनी? डिग्रेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप की वजह से बना। जो डेक्कन ट्रैप का डिग्रेशन हुआ उसकी वजह से बना। इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटैश होती है और लाइम होता है। और ये कॉटन के लिए आइडियल है। कॉटन के लिए क्वेश्चन है, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल आइडियल है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में पाई जाएगी। जैसे देखिए कौन से एरिया में? प्लेट्यू रीजन में, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। ओके, अब नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप एज रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक। यानी जो ये वाली सॉइल है ये रेड कलर क्यों होती है? क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है आयरन क्रिस्टलाइन का, आयरन क्रिस्टलाइन का डिफ्यूजन होता है। इसमें आयरन में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं और मेटाफोरिक रॉक्स भी होती हैं इसमें। और ये येलो इसीलिए दिखती है क्योंकि ये हाइड्रेटेड होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। ओके, दीज आर फाउंड अ पार्ट ऑफ, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखा हरियाणा नहीं, सॉरी हरियाणा नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट और मिडल गंगा प्लेन्स में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सॉइल हम हाँ ये रहा। नेक्स्ट सॉइल हमारा है लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हाई टेम्परेचर में और हैवी रेनफॉल में डेवलप होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हैवी रेनफॉल होता है। ओके, और यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे लगातार हैवी रेनफॉल होती रहती है। ह्यूमस इस सॉइल में बहुत कम रहता है, ह्यूमस इस सॉइल में बहुत कम रहता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटका में, ओके, केरला में, तमिलनाडु में, और हिली एरिया जैसे उड़ीसा और असम, जो असम और उड़ीसा के हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे कौन सी लेटराइट सॉइल पाई जाती है? एरिड सॉइल की बात करते हैं अब। एरिड सॉइल,
अच्छा, यहाँ पे कुछ क्रॉप कौन कौन सी मेनली होती है, काजू और काजू नट्स जो होते हैं वो यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। हाँ, ओके। एरिड सॉइल कौन से होते हैं? एरिड सॉइल्स ब्राउन कलर की होती है, रेड टू ब्राउन कलर की होती है, इसका रेंज रेड से ब्राउन कलर होता है ये। हाँ, इसमें सैंडी टेक्सचर होता है और स्लाइन होता है, ये नेचर में सैंडी टेक्सचर और स्लाइन होता है। यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये यहाँ पे इवोपरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। इवोपरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है इस एरिया में और ये काफ़ी ड्राई क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पानी भी हल्का सा डालोगे तो तुरंत इवोपरेट हो जाएगा। है यहाँ अब जब हैवी टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से ह्यूमस भी कम होगा और मॉइस्चर तो बिल्कुल ही कम होगा। हाँ, और ये फर्टाइल हो सकती है, इतनी फर्टाइल नहीं पर फर्टाइल हो सकती है। यहाँ भी प्रॉपर कोई भी अगर क्रॉप करनी है तो ऐसा नहीं हो सकती, उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत चाहिए होगी। प्रॉपर इरिगेशन की ही वजह से यहाँ कोई चीज़ हो सकती है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। अब फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट सॉइल यानी कौन सी सॉइल, जहाँ जो फॉरेस्ट में सॉइल पाई जाए उसे फॉरेस्ट सॉइल कहेंगे। ये ज़्यादातर हिली एरिया में पाया जाता है, माउंटेन एरिया में पाया जाता है। ओके, इसका अगर टेक्सचर की बात करें, यहाँ माउंटेन इन्वायरमेंट्स में ये फॉर्म होती है। हाँ, माउंटेन के इन्वायरमेंट में ये फॉर्म होती है, ये लूमी होती है और सिल्टी होती है, ये वैली के साइड में ज़्यादा पाई जाती है। ओके, यहाँ पे अगर देखें ये ज़्यादातर स्नो से कवर्ड होती है, ठंडियों के मौसम में स्नो से कवर्ड होती है। हाँ, यहाँ पे लो ह्यूमन कंटेंट होता है, यानी यहाँ लोग बहुत कम होते हैं और एसिडिक और लो ह्यूमस होगा, ह्यूमस कंटेंट, यहाँ ह्यूमस बहुत कम रहता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं रीज़न क्या होते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन के रीजंस क्या हैं? रीजंस ऑफ सॉइल इरोजन, एक तो रीज़न होता है नेचुरल फैक्टर्स, दूसरा मैन मेड फैक्टर्स। पहला हो गया नेचुरल फैक्टर्स, दूसरा हो गया मैन मेड। नेचुरल यानी कि जो अपने आप ही सॉइल इरोजन जिसकी वजह से होता है, जैसा कि विंड की वजह से, विंड चलती है तो सॉइल को वो विंड अपने साथ उड़ा ले जाती है, और ग्लेशियर्स की वजह से, वाटर की वजह से, ये नेचुरल फैक्टर्स हो गया। अगर हम बात करें मैन मेड फैक्टर्स, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग या कंस्ट्रक्शन की वजह से, हाँ, या माइनिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। हाँ, अब है यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया, सॉइल इरोजन दो टाइप से होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स और मैन मेड फैक्टर्स। अब यहाँ बात है द डिनोटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन, यानी सॉइल जो है, सॉइल का टूट के एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो विंड के जरिए हो चाहे वाटर के जरिए हो। हाँ, इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी मिट्टी का या सॉइल का टूट के एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ये रनिंग वाटर, अब यहाँ देखते हैं, रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल ऑफ गलीज, यानी कि जो रनिंग वाटर जो होता है वो क्ले के बीच में से जाता है और सॉइल को कट करते लेके चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाता है, चैनल्स एज अ गलीज जो क्रिएट हो जाती है ऐसे, उसे हम कहेंगे गलीज। ओके, जो रनिंग वाटर है और क्ले को कट करते आगे ले गया और उसकी वजह से वहाँ एक गली टाइप की बन गई। हाँ, जो बना उसे हम गली कहते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड नॉन एज बैड लैंड, यानी अब गलीज की वजह से जो लैंड है वो अनफिट हो गया कल्टिवेशन, अब वहाँ कल्टिवेशन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम उसे बैड लैंड कह देते हैं। ओके, इन अ चंबल बेसिन में देखते हैं, चंबल बेसिन में ही कुछ ऐसा ही होता है। द चंबल बेसिन सच लैंड आर रिवरनाइंस। ओके, विंड ब्लो लॉस सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज विंड इरोजन। हाँ, अब यहाँ पे अगर जो विंड आती है तेजी से और उड़ती हुई सॉइल को लेके जाती है, फ्लैट सॉइल को लेके जाती है, जिसकी वजह से सॉइल है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसी को हम विंड इरोजन भी कहते हैं। ओके, इसी को हम विंड इरोजन भी कहते हैं। अब प्लगिंग इज रॉन्ग वे इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द सॉइल इरोजन,
यानी जो हम प्लगिंग करते हैं, यानी जो हम जुताई करते हैं, अगर हम उसे गलत तरीके से करेंगे तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। ओके, इससे भी सॉइल इरोजन के कुछ रीजंस होते हैं। सॉइल इरोजन इसकी वजह से भी हो सकता है अगर हम गलत तरीके से जुताई करते हैं। ओके, तो ये आपको यही चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।